ओवैसी और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नरोत्तम मिश्र। ओवैसी ने कहा मुगलों से भारतीय मुस्लिमों का रिश्ता नहीं है। ओवैसी ने कहा मुगल बादशाहों की बीवियां आखिर कौन थी? बीजेपी ताजमहल खुदवाने की बात करती है, पीएम आवास के नीचे मस्जिद का दावा अगर मैं करूं तो पीएम आवास को भी खुदवाएंगे। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं हिस्सेदार है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। इस पर जवाब दिया नरोत्तम मिश्रा ने। मुस्लिमों के भस्मासुर हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने मातृशक्ति पर उन्होंने प्रहार किया, समाज के अंदर विद्वेष फैलाने की कोशिश की है ओवैसी ने, और मुगलों से रिश्ता नहीं तो स्मारकों की आखिर चिंता क्यों है असदुद्दीन ओवैसी को? नारी के सम्मान में अपना अपमान समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वंदे मातरम का विरोध करते हैं ओवैसी। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं ओवैसी ने क्या कहा और उस पर नरोत्तम मिश्रा ने जवाब क्या दिया। दोनों को सुनिए सर। ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था, वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओवैसी। पहले खाई डाल दी, अब नारी अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। इसमें अपना सम्मान समझते हैं, नारी की अपमान में वो वंदे मातरम बोलने में सबसे पहले यही उठे थे, और अब महिलाओं के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? क्यों कहने लगते हो कि उनने बनाई उनने बनाई? ओवैसी कहते हैं कि हमारा मुगलों से कोई संबंध नहीं, लेकिन एक तस्वीर ओवैसी को जरूर देखनी चाहिए और अपने भाईजान को भी याद दिलाना चाहिए। देखिए जरा, ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे थे, फूल डाल रहे थे। यह तस्वीर क्या ओवैसी ने देखी नहीं है? इस तस्वीर पर वो आंख मूंद लेते हैं या मंच पर आकर कुछ और कहते हैं और दिल में कुछ और रखते हैं? इस पर जवाब तो देना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की, जिस पर पिछले एक महीने से आप नजर बनाए हुए हैं। खबर है ज्ञानव्यापी की। ज्ञानव्यापी पर आज कोर्ट में क्या हुआ? आज बहुत बड़ा दिन था, ऑर्डर रिजर्व था। 48 घंटे बाद अब सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। आपको बताऊं, ज्ञानव्यापी के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये आपको दिखा रहा हूं जिला कोर्ट। अगली तस्वीर दिखाइए। जैसे ही फैसला आया उसके बाद फुल स्क्रीन तस्वीरें लीजिए, फुल स्क्रीन। आप देख रहे हैं याचिकाकर्ता महिलाएं, सुनिए जरा इन्हें, इनकी खुशी फिर बताऊंगा कोर्ट में क्या हुआ, सुनिए। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हर हर महादेव, सब काम हो रहा है, करती है मेरे भोले, सब काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से सब काम। तो ये जो आप देख रहे हैं, जिन महिलाओं को सुन रहे थे, ये याचिकाकर्ता महिलाएं, इनकी खुशी के पीछे वजह आज कोर्ट है। आज क्या हुआ मैं आपको बताऊं। ज्ञानव्यापी पे जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश के कोर्ट का आदेश हुआ। ज्ञानव्यापी मामले में अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी। लेकिन आज क्या हुआ? दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की सीडी और फोटो दी जाएगी। सभी पक्ष सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति दे सकते हैं और आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। और अगली सुनवाई नियम 7 आदेश 11 पर होगी। यह क्या है? सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष का प्रार्थना पत्र यह था कि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यह ज्ञानव्यापी का मामला सुनने लायक ही नहीं है, इसे क्यों सुना जा रहा? पहले उपासना स्थल कानून पर सुनवाई की मांग की गई थी और 26 जुलाई को इसी विषय पर सुनवाई होगी अब। और 26 तारीख को आपको बताऊं, 26 को मुकदमे की रूपरेखा भी तय की जाएगी। अब शनिवार रविवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट रूम में 36 लोगों को जाने की इजाजत मिली हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, 26 तारीख से सुनवाई होनी है इस मामले में। जरा सुनिए, आपको दोनों पक्षों को सुनवाने जा रहा हूं। विष्णु शंकर जैन जो कि वकील थे और सोहन लाल आर्या जो कि याचिकाकर्ता, वो क्या कहना सुनिए। जो मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन है 7/11 का, केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दे, और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है, फोटोग्राफी की सीडी, वो भी हमें प्रोवाइड की जाए। उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। बहुत ही सकारात्मक हुआ। 26 तारीख से सुनवाई होगी। खासतौर से जो वीडियोग्राफी हुई है, जो वीडियो और फोटोग्राफी हुई है, उसका हम लोग कहे आप लोग शुल्क दिया और ले सकते हैं। और बिल्कुल शनिवार रविवार को छुट्टी नहीं रहेगी, उसकी सुनवाई होगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की दिशा के अनुसार अब जल्दी से जल्दी ये करना है। और जो भी विवाद इसके पूर्व
है जो सकारात्मक जिस स्थिति में अभी तक वही लागू रहेंगे। तो अगली सुनवाई 26 मई को होगी, यानी परसों से। अब सवाल यह है कि 7/11 के तहत सुनवाई होगी। ये 7/11 क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था, जो दर्शक नहीं जान पाए उनके लिए बता दूं सुनवाई का तरीका क्या होगा, किन बिंदुओं पर बात होगी और ये 7/11 है क्या। दरअसल ये एक प्रार्थना पत्र होता है 7/11, आदेश 7 नियम 11। वादी प्रतिवादी दोनों कोर्ट में इसको पेश कर सकते हैं। केस में तथ्यों के मेरिट को देखने से पहले की कार्रवाई है ये 7/11। और विपक्षी याचिका को खारिज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि विपक्ष की याचिका आपको खारिज करनी है तो 7/11 नियम का आप इस्तेमाल करिए जो कानून के दायरे में है। कोई वाद मेंटेनेबल ना होने पर विपक्ष दरख्वास्त देता है कि यह सुनने लायक नहीं है। विपक्ष वाद को खारिज करने की मांग करता है कि इसे खारिज कीजिए। यह तय होता है कि याचिका सुनने लायक है या नहीं, इसी पर 26 तारीख को बात होगी। याचिकाकर्ता की मांग कानून सम्मत है या नहीं, इस पर बात होगी। कानून सम्मत ना होने पर सुनवाई नहीं होती है। कोर्ट बिना ट्रायल याचिका पर सुनवाई से इनकार करता है और कर सकता है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इसी शक्ति का इस्तेमाल किया है और हिंदू पक्ष के वाद को कानून विरोधी बताया गया है। 1991 उपासना स्थल कानून के खिलाफ इसे बताया गया है और इसी दलील पर 26 मई को सुनवाई की जाएगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, दोनों पक्षों को सुनिए। मुस्लिम पक्ष के वकील हैं अभय नाथ यादव, वो 7/11 को कैसे समझा रहे हैं, और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं नारायण, उनको दोनों को सुनिए क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था ऑर्डर 7 रूल 11 का प्राथमिकता पे डिस्पोजल होगा, उसी को रीअफर्म किया है कोर्ट ने कि हम पहले ऑर्डर 7 रूल 11 यानी जो मुस्लिम पक्ष का ये है कि ये मुकदमा नहीं चल सकता और ये रिजेक्ट हो जाना चाहिए, उस पर सुनवाई करेंगे। उसका जो उन्होंने ग्राउंड लिया है वो ये लिया है कि ये जो मुकदमा है वो वर्सिप एक्ट को बार करता है, वर्सिप एक्ट का वायलेशन करता है, इसलिए मुकदमा नहीं चल सकता। माननीय जनपद न्यायाधीश ने इस मुकदमे में स्पष्ट कर दिया कि 7-11 के 26-27 मई को बहस केंद्रित होगी और दोनों पक्ष अपनी इस पे दलील दें, अपना पक्ष प्रस्तुत करें, जिससे और भी साथ में प्रार्थना पत्र वगैरह हैं उनको उसके बाद सुनेंगे, एंटरटेन करेंगे। साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष हमने निवेदन किया कि वो हमें CD उपलब्ध करा दें, फोटोग्राफ उपलब्ध करा दें, जिससे कि हम अपने मुकदमे की तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर, जी हां, जो सीधे जापान से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यह है प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर जो सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। इस तस्वीर में आखिर क्या है ऐसा, ये देखिए, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इसी तस्वीर का जिक्र है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस तस्वीर में आखिर क्या है खास। देखिए जरा, कहते यह है कि तस्वीरों के अपने मायने होते हैं, जो तस्वीरें कह देती हैं उन्हें शब्दों के जरिए बयान नहीं किया जा सकता है, और शायद इसीलिए एक तस्वीर को 1000 शब्दों के बराबर कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें कई 1000 शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में भारत की हैसियत क्या है और दुनिया के ताकतवर नेताओं के बीच प्रधानमंत्री का रुतबा क्या है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के दिग्गज नेताओं के साथ चल रहे हैं, लेकिन सबसे खास यह है कि इसमें मोदी सबसे आगे आगे चल रहे हैं। मोदी के बगल में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज पीछे पीछे चल रहे हैं। टोक्यो से ऐसी एक या दो नहीं बल्कि अनेकों तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर आपका सीना गर्व से ऊंचा और चौड़ा हो जाता है और आपको एहसास होगा कि किस तरह आपके देश ने, आपके प्रधानमंत्री ने दुनिया के दिग्गज नेताओं के बीच अपनी पहचान बनाई है। वैसे तो सामान्य तौर पर किसी का भी आगे चलना या पीछे चलना बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में इसके बड़े मायने होते हैं और इन तस्वीरों से किसी देश के नेता या फिर उस देश की हैसियत का आकलन होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है। यही वजह है कि यह तस्वीर वायरल हो रही है और इस पर लोग खूब टिप्पणियां कर रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखने लायक है और उससे यह भी खास है कि मोदी जो कह रहे हैं दुनिया के दिग्गज नेता उन्हें गौर से सुन रहे हैं। कुछ सालों पहले तक ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। आपको बताऊं, ये तस्वीरें क्वाड देशों की बैठक के दौरान की हैं, जिसकी बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया के 4 दिग्गज देश टोक्यो पहुंचे। इन देशों में आपको बताऊं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। जापान ने 2007 में क्वाड बनाने का विचार रखा था, जिसे 2017 में अमली जामा पहनाया गया और इस बार क्वाड की तीसरी बैठक थी, जिसका मकसद आपसी सहयोग बढ़ाना और हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर अंकुश लगाना है। तो आइए, प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर कैसे साझा किया जा रहा है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सीढ़ियों से उतर रहे हैं। यह तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। स्मृति ईरानी इस पर ट्वीट कर रही है, केंद्रीय मंत्री, प्रधान सेवक राह जानते हैं, उसी राह पर चलते हैं और वही राह दिखाते हैं। इसके अलावा देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया, वैश्विक विकास की अग्रिम पंक्ति में संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने लिखा विश्व गुरु भारत। इन सब ने इस तस्वीर को शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। आइए, एक और तस्वीर सुर्खियों में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की।
वो तस्वीर न सिर्फ सुर्खियों में बल्कि उसको लेकर खबरें भी चल रही हैं। देख रहे हैं आप जरा, प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और बाइडेन को ध्यान से देखिए, मुस्कुराते हैं, कुछ कहते हैं सर नीचे करते हैं। मुस्कुरा रहे हैं इसलिए क्योंकि सोचिए, प्रधानमंत्री से बात करते वक्त बाइडेन ने रूस को क्रूर कहा और क्रूर कहने के बाद बाइडेन प्रधानमंत्री की तरफ देखकर मुस्कुराए। जरा रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ रूस यूक्रेन जंग पर बात कर रहा हो और बात करते करते पीएम मोदी से उसकी नजरें मिले और उसके चेहरे पर मुस्कान तैर जाए तो ये सामान्य बात नहीं। ये तस्वीरें जब से मीडिया में आई हैं, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कोई इसे रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत अमेरिका के बदलते समीकरण के तौर पर देख रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है। कई जानकारों ने बाइडेन की इस रहस्यमयी मुस्कान को भारत से रूस की बढ़ती दूरी का संकेत तक कहना शुरू कर दिया क्योंकि अमेरिका ने मोदी के सामने रूस के लिए क्रूर शब्द का इस्तेमाल किया था। We also discussed the ongoing effects of Russia's brutal and unjustified invasion of Ukraine and the effect it has on the entire global world order. And the U.S. and India are going to continue consulting closely on how to mitigate these negative effects. लेकिन मोदी को करीब से जानने वाले मानते हैं कि मोदी जो एक बार तय कर लेते हैं वो उससे पीछे नहीं हटते और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि बाइडेन ने रूस यूक्रेन की चर्चा की, मुस्कान भी बिखेरी, लेकिन मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्वाड देशों के बाकी 3 सदस्यों ने भी रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की, रूस की आलोचना की, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा।